नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मेरा नाम है रोहित कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं आपके डिलीवरी करने वालों पर, यानी स्विगी, जोमैटो, इन प्लेटफॉर्म्स पर। और सिर्फ प्लेटफॉर्म्स पर नहीं, एक्चुअली हम बात करने वाले हैं कि आखिर इनकी कंपनीज में चल क्या रहा है। अगर सिर्फ स्विगी की बात करें तो स्विगी के अंदर, इसके शेयर के अंदर फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार में थोड़ा धराशायी सा हो रहा है। हालांकि 23 दिसंबर को रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद लगभग आधा हो चुका है ये शेयर, अपना निचला स्तर छू लिया है इसने और ऐसे रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है कि सवाल तो बनता है कि आखिर स्विगी के शेयर में ये समस्या क्यों आ रही है। या बाकी किसी कंपनी की बात करें तो ये जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म वाले हैं, इनके बिजनेस में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं संदीप ग्रोवर सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं अभी जिस चीज़ की पर बात कर रहा हूँ, इस पर मैं खुद भी कुछ रिसर्च कर रहा था और रिसर्च के दौरान मुझे कुछ समस्याएं देखने को मिली। वो समस्याएं आपसे समझना चाहेंगे ताकि लोगों को भी समझ आए कि आखिर मुद्दा क्या है। अभी मैं जैसे स्विगी की बात कर रहा हूँ, उसके शेयर डामाडोल स्थिति में है। क्यों, क्या कारण है? पहले तो ये समझिए कि शेयर गिरा है, हुआ क्या है शेयर में। जैसे आपने राइटली मेंशन किया, जिसने रिकॉर्ड लो टच किया है, रिकॉर्ड निचला स्तर टच किया है। 297 रुपये तक ये स्टॉक फिसल गया, यानी कि 300 का लेवल भी इसने तोड़ दिया। 7% से ज़्यादा ये इंटरडे में गिरा है। इस साल की बात करें, यानी कि YTD ईयर टू डेट अगर आप देखेंगे तो शेयर 43% के आसपास टूट चुका है। 13 नवंबर को लिस्टिंग हुई थी और 23 दिसंबर को, यानी कि लिस्टिंग के ऑलमोस्ट एक सवा महीने के बाद इसने अपना रिकॉर्ड हाई लेवल टच कर लिया था, जो था 617 रुपये 30 पैसे का। तो 390 रुपये का इशू प्राइस था, उसके करीब 0.8% प्रीमियम पर 420 पर लिस्ट हुआ और लिस्टिंग के एक महीने के अंदर ही इसने अपना रिकॉर्ड हाई लेवल टच कर लिया। लेकिन वहाँ से लगातार आप देखिए एक सस्टेन्ड सेलिंग प्रेशर जो है वो स्टॉक के ऊपर देखने को मिल रहा है। हाई लेवल से, जैसे मैंने कहा, ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आधा हो चुका है जो इसने रिकॉर्ड हाई लेवल्स टच किए थे। आज जो शेयर टूटा है, जैसा आप सवाल पूछ भी रहे थे कि क्यों ये शेयर टूटता हुआ दिखा है, देखिए आज इनका 6 महीने का लॉक इन पीरियड खुला है। 12 मई को वो एंड हो गया था। जैसे मैंने कहा 13 नवंबर को लिस्टिंग हुई थी। 6 महीने का जो लॉक इन पीरियड था वो 12 मई को एंड हो गया, कल शाम को। तो आज कई सारे ऐसे शेयर्स हैं जो कि ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो गए, अवेलेबल हो चुके हैं। तो करीब 190 करोड़ शेयर्स हैं जो आज बाजार में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। अब सारे तो नहीं बिकने के लिए आगे, लेकिन ऑप्शन तो खुल जाता है। आप चाहें तो बेच सकते हैं अगर आपको लगता है कि और नीचे जा सकता है या फिर आपको कोई प्रेशर लगता है। तो उस लिहाज से 190 करोड़ के आसपास शेयर जो हैं वो लॉक इन से हटे हैं। नॉन प्रोमोटर्स और जो प्री IPO निवेशक हैं उनका 6 महीने का लॉक इन पीरियड खुला है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि इस शेयर में आज इतनी गिरावट देखने को मिली। क्यों? क्योंकि 83% के आसपास, 83% हिस्से के बराबर जो शेयर हैं वो बाजार में हिट कर गए। तो आप समझिए कि कितनी तादाद में इनकी जो इक्विटी है वो बाजार में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हुई है। मैं नहीं कह रहा कि सारे ही बेच दिए जाएंगे या फिर सब ने बेच ही दिया होगा, लेकिन हाँ, जब लिक्विडिटी बढ़ती है, रश बढ़ता है या फिर सप्लाई बढ़ती है शेयरों की, ऑब्वियसली उसका जो प्रेशर है वो साफ तौर पे शेयर को नीचे ला रहा है। तो नंबर्स की हम बातचीत करेंगे ऑलरेडी, जैसे आप कह भी रहे थे कि तिमाही नतीजे कैसे रहे हैं, ब्रोकर्स की राय पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन आज का जो ट्रिगर है वो केवल और केवल इनका जो लॉक इन खुला है 6 महीने का और भारी मात्रा में इनके जो शेयर ट्रेडिंग के लिए या फिर बाजार में उपलब्ध हुए हैं, उसी का इम्पैक्ट आज स्टॉक पे देखने को मिला, जिस वजह से स्टॉक 300 के भी नीचे आ गया और रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। जी, तो मतलब ये सारा का सारा दारोमदार आपने इस तरफ डाल दिया है कि रिकॉर्ड स्तर क्यों छुआ है, वो सबने जैसा कि अभी बता दिया। तो सर, मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि नतीजों के बाद अब इस पूरे मुद्दे पर ब्रोकर्स की राय क्या है? देखिए, ब्रोकर्स की अगर आप बात करेंगे तो मिक्स्ड राय है। कुछ ब्रोकर्स इस पे पॉजिटिव हैं अभी भी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द ब्रोकर्स आप देखेंगे जो नंबर्स आए ना, उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को ट्रिम डाउन किया है। रेटिंग किसी ने नहीं काटी है, लेकिन टारगेट प्राइजेस नीचे की ओर काफ़ी सारे ब्रोकर्स की ओर से कट किए गए हैं। तो पहले मोतीलाल ओसवाल की बात करें, उन्होंने अपना न्यूट्रल स्टैंस अभी भी मेंटेन किया है स्टॉक को लेकर। 380 रुपये का इनका प्राइस टारगेट था, पहले भी लोएस्ट था, अब भी लोएस्ट है। इन्होंने 340 रुपये कर दिया है घटाकर। सिटी ने अंडर परफॉर्म की, रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट घटा दिया है, घटाकर 425 रुपये कर दिया। HDFC सिक्योरिटीज़ ने अपग्रेड किया है स्टॉक को, बाय की रेटिंग दी है, खरीदे की रेटिंग दी है, टारगेट 10 रुपये नीचे किया गया है 400 रुपये पर। बर्नस्टीन ने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 435 रुपये का टारगेट है। JM फाइनेंशियल भी बाय रेटिंग के साथ अभी भी टिके हुए हैं, लेकिन जो टारगेट पहले 500 रुपये का था उसे अब कट करके कर दिया गया है 450। सबसे बुलिश, सबसे ऊंचा टारगेट अगर किसी का था स्टॉक को लेकर तो वो है JP मॉर्गन का। वो अभी भी बरकरार है, 540 रुपये का टारगेट उनका है, लेकिन 620 रुपये से कट कर दिया गया।
730 रुपए से शुरू हुए थे ये, जी कि वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। 730 वाला 620 किया, 620 वाला आप कर दिया 540। घटा ओवरवेट की रेटिंग है, लेकिन टारगेट प्राइसेस देखिए किस तरह से नीचे आते हुए दिख रहे हैं। तो ब्रोकर्स अगर आप देखेंगे तो कुछ ब्रोकर्स अभी भी हैं, खरीदारी आउट परफॉर्म की जो रेटिंग्स हैं वो ब्रोकर्स की ओर से हैं स्टॉक को लेकर, लेकिन जो टारगेट प्राइजेस हैं, जिस तरह के नतीजे आए हैं, आपने पूछा नतीजों के बाद ब्रोकर्स की राय, तो जिस तरह के नतीजे आए हैं और जो गाइडेंस आई है मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद ब्रोकर्स का जो भरोसा है स्टॉक को लेकर, अपसाइड को लेकर, वो नीचे आता हुआ दिखा है। बिल्कुल, यानी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता दिखाई दे रहा है। अच्छा सर, जहाँ तक बात सिर्फ स्विगी की चल रही है, अब अगर इसमें थोड़ा दूसरे को भी ऐड कर लें, स्विगी वर्सेस जोमेटो कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ एक एक का हिसाब किताब देख रहे हैं, वैल्यूशन के लिहाज से, या दूसरे का अगर नाम लिया जाए तो वहाँ क्या आप हालात देख रहे हैं? चलो एटर्नल बोल देते हैं, सारा बिजनेस में आ लेते हैं। जोमेटो इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट नाउ। तो हम अगर एटर्नल की बात करें तो उसके मुकाबले हमेशा से ये डिस्काउंट पर ट्रेड करता रहा है। जब आप वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं ना, मैंने लास्ट टाइम भी आई थिंक फरवरी में हमने इस पे एक कवरेज किया था, उस समय मैं देख रहा था तो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से 35% का डिस्काउंट था। स्विगी डिस्काउंट पर ट्रेड करता है, अभी भी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। 60% का डिस्काउंट था प्राइस टू सेल्स के हिसाब से। अब इसमें पी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये जोमेटो तो इटर्नल तो प्रॉफिट में है, लेकिन स्विगी घाटे में, तो पी वाला जो प्राइस टू अर्निंग वाला कंपैरिजन है वो ठीक नहीं होगा। इनके लिए प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स, या फिर कुछ ब्रोकर्स ईवी बाय बिड्डा का भी मल्टीपल लगाते हैं इनको वैल्यू करने के लिए। तो प्राइस टू बुक के लिहाज से स्विगी आप देखेंगे आपको 21% के आसपास डिस्काउंट पर दिखेगा। प्राइस टू सेल्स के हिसाब से करीब 27% का डिस्काउंट है। पहले जैसे मैंने कहा, ये जो 21% का डिस्काउंट है ये 35% था, और ये जो आप 27% वाला डिस्काउंट देख रहे हैं ये 60% था। तो स्विगी का जो डिस्काउंट है वीज़ा वी जोमेटो या इटर्नल, वो कम होता हुआ दिखा है। भले ही ये शेयर आपको रिकॉर्ड लो पर नज़र आ रहा है, लेकिन ये अपना जो डिस्काउंट है उसको नैरो करता जा रहा है, एज़ फार एज जोमेटो की जहाँ तक बात है। तो उस लिहाज से अभी भी ये स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से आपको भले ही जोमेटो के कंपैरिजन में ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा कि डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन वैल्यूएशन मल्टीपल्स हैव नैरो डाउन वीज़ा वी जोमेटो की जहाँ तक बात है। अब अगर आप इसके फाइनेंशियल्स की बात करें, क्योंकि आप वैल्यूएशंस की बात कर रहे हैं, तो क्यों ये डिस्काउंट पर ट्रेड करता है और इस डिस्काउंट के मायने क्या हैं, ब्रोकर्स क्यों इस डिस्काउंट के बाद भी इस स्टॉक को लेकर नेगेटिव व्यू या फिर जो टारगेट प्राइस रिवीजन है नीचे की ओर क्यों कर रहे हैं। देखिए, आप इनके नंबर्स देखिए, Q3 के नंबर्स में अगर आप देखेंगे, Q3 के नंबर्स मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, हमारे पास Q4 के नंबर्स भी हैं, जो लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर्स हैं, उससे आपको पता चलेगा कि जोमेटो के नंबर्स में आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा, 5,500 करोड़ से 5,800 करोड़ हुआ। उनका प्रॉफिट कम हुआ है, 59 करोड़ था, वो घटकर 39 करोड़ आया। ये आपको क्वार्टर कंपैरिजन दिखेगा। जो दोनों टेबल्स आप देख पा रहे हैं ना, इन दोनों टेबल्स में आपको दिखेगा कि जोमेटो का जो रेवेन्यू है वो बड़ा, मुनाफा कम होता हुआ दिखा है, कैश लेवल्स भी कम हुए, कैश लेवल्स स्विगी के भी कम होते हुए दिखे हैं, रेवेन्यू स्विगी का भी बढ़ता हुआ दिखा है। जैसा आप देख पा रहे हैं, 4,000 करोड़ से कम से 4,410 करोड़ का नंबर, ऑलमोस्ट 10% का जंप आपको नजर आएगा। लेकिन जंप जो एक अलार्मिंग सिचुएशन है वो घाटे के लेवल पर है। ऑलमोस्ट 800 करोड़ का घाटा था Q3 में, वो बढ़कर आप देखिए 1,081 करोड़ पर पहुंचता हुआ दिखा है। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करेंगे, स्थिति और भी ज़्यादा आपको भयावह नजर आएगी। क्यों? क्योंकि जो घाटा है वो आई थिंक 2 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। तो 800 करोड़ वाला घाटा 1,081 करोड़ पर पहुंचता हुआ दिखा है। तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी अभी भी घाटे में है। और ऑन टॉप ऑफ इट, रोहित, आप इनकी कमेंट्री देखेंगे ना तो आपको और भी लगेगा। मैनेजमेंट ने खुद कहा है कि जहां हम खुद Q3 FY26 यानी कि जो मौजूदा वित्त वर्ष है जिसमें हम बैठे हैं, इसकी तीसरी तिमाही में पहले ये कह रहे थे कि ये ब्रेक इवन कर जाएंगे। अब वो कह रहे हैं अब उसको उन्होंने रेंज में कन्वर्ट कर दिया है, Q3 FY26 से Q2 FY27, यानी कि अगले वित्त वर्ष तक भी ये मामला पहुंच सकता है। तो आप मानिए 4 क्वार्टर की एक रेंज बना दी उन्होंने, 1 साल की, जिसके बीच में ये ब्रेक इवन करते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर EBITDA पॉजिटिव होने की जहाँ तक बात है। तो उस लिहाज से देखा जाए, इनके जो वैल्यूशंस हैं वो तो आपको डिस्काउंट पे नज़र आएंगे ही, लेकिन आप इनके जो तिमाही नतीजे हैं उनको देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि आखिर क्यों स्विगी में आपको डिस्काउंट दिखता है और क्यों इसको लेकर ब्रोकर्स पॉजिटिव नहीं है। चलिए सर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो सवाल लोगों के लिए है। आपने जोमेटो और स्विगी की बात करी, स्विगी पे स्पेशली कि भैया उसका शेयर डाउन है, निवेशकों के तहत उनके लिहाज से क्या राय रहेगी?
हमने कई सारे एक्सपर्ट से बातचीत करी, आज सुबह भी हमारी बातचीत हो रही, क्योंकि ये जो मुद्दा है ना इनका, जो आज लॉक इन खुला है या फिर कल शाम को खत्म हुआ, आज शेयर ट्रेडिंग के लिए आगे, हम 2-3 दिन से फ्राइडे को इनके नंबर्स आने वाले थे, फ्राइडे से ही हम लगातार बता रहे हैं, नरेंद्र मेरे सहयोगी जुड़ते हैं और ट्रिगर्स बताते हैं आपको कि आगे कौन से ऐसे अहम इवेंट्स हैं जिन पर बाजार फोकस करेगा। तो उस नंबर्स आने वाले थे, उससे पहले ही हमने बता दिया था कि ये जो अगला हफ्ता है 13 तारीख इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लॉक इन खुलने वाला है। अब एक्सपर्ट्स इस स्टॉक को लेकर बुलिश नहीं है। अंशुल जैन तो आज हमारे साथ सुबह ही थे, वो कह रहे थे कि इस स्टॉक से आप दूर रहिए, 303 के नीचे अगर ये बंद हो जाता है खुदा ना खास्ता, फिर तो आपको अगर पोजीशन है भी तो भी इससे निकल जाना चाहिए। तब तक ये शेयर को टच ना करिए जब तक ये 360 का लेवल पार निकल लेता है, यानी कि ये टच मी नॉट है जब तक ये 360 के ऊपर नहीं टिक पाता या फिर उसके ऊपर नहीं निकल जाता है। बीएनके सिक्योरिटीज़ के रचित खंडेलवाल वो तो लगातार ये जो नए ज़माने की कंपनीज है इनको लेकर बुलिश नहीं है, वो कह रहे हैं कि शेयर से दूर रहें। ये जो अभी गिरावट शुरू हुई है जिसमें हमने 297 का लेवल आज देखा, ये 288 रुपये तक भी गिर सकता है, ऐसा पैटर्न्स दिखा रहे हैं, तकनीकी लेवल्स दिखा रहे हैं। तो हमने एक और व्यू लेने की कोशिश करी, हमने पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर जी से भी बातचीत करी। उनका भी कहना है कि शेयर से दूर रहें, एवरेज भी ना करें, मतलब आपके पास अगर ऊपर रखा हुआ है, ऊपर में ले रखा है तो एवरेज करने की भी कोशिश ना करें। अगर पोजीशन है जिनके पास वो ज़रूर होल्ड करें, उम्मीद करें कि 295 ना टूट जाए, वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर वो लेवल निकल गया तो आपके पास जो पोजीशन रखी हुई है उससे भी आपको निकल जाना चाहिए। तो 3 एक्सपर्ट से मैंने बातचीत करी है, ब्रोकर्स ऑलरेडी अपने टारगेट्स कट कर रहे हैं, जैसे तैसे अपने व्यूज़ मेंटेन किए हैं उन्होंने, लेकिन एक्सपर्ट्स इस स्टॉक को लेकर बुलिश नहीं है, जो टेक्निकल फॉर्मेशंस हैं। जी, यानी फिलहाल इस स्टॉक को लेकर बुलिश तो नहीं दिखाई दे रहा है कोई, लेकिन अगर आपका निवेश है तो बने रह सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ और एक्सपर्ट की राय के साथ। लेकिन जैसा कि सर ने बताया कि फ़िलहाल इसमें बने रहने की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि स्टॉक के हालात थोड़े सही नहीं लग रहे हैं। आज के इस मुद्दे पर इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।